छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक इमारत में एसी फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि खिड़की के कांच तक टूट गए। एसी फटने से कमरे के अंदर धुआं भर गया और इसके चलते दम घुटने से अंदर मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आरिफ मंजूर खान और मशरत खान के रूप में हुई है। हादसा देवेंद्र नगर इलाके के सेक्टर 1 में हुआ है। ऑटोमेशन आर्ट ऑफिस में कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। इस दौरान दफ्तर में लगा एसी अचानक से फट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो रायपुर में एसी फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि कमरे में लगी जो खिड़कियां थी उनके शीशे तक टूट गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह हादसा हुआ। एसी फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग झुलस गए। एसी आप लोगों के लिए जितना सुविधाजनक है, कभी कभी वो खतरनाक भी हो सकता है। रायपुर के देवेंद्र नगर के जिस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूँ, इस बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 2 कर्मचारी इसमें घायल हो गए। इस बिल्डिंग की 2nd फ्लोर में ऑटोमेशन आर्ट का दफ्तर है। यहाँ पर इवेंट और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता था। इसी दफ्तर में जब कर्मचारी काम कर रहे थे तो शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के कारण अचानक से आग लग गई और तेज धुआं निकलने लगा। धुआं इतना तेज था कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। आनन फानन में कर्मचारी दफ्तर के बाहर निकले, लेकिन तभी जो है बिल्डिंग की बिजली चली गई और 2 कर्मचारी दफ्तर में ही फंस गए। और जो डोर है वो ऑटोमेटिक डोर था, वो अचानक से लॉक हो गया। जब कर्मचारी बाहर निकले और तब तक उन्होंने बताया कि अंदर जो है बहुत तेज आग लग गई है, तब जो नीचे ये दफ्तर है जहाँ पर ये होम्योपैथिक क्लिनिक है और एक कोचिंग सेंटर है, यहाँ के बच्चे बाहर निकलना शुरू कर चुके थे क्योंकि एसी का जो ब्लास्ट था वो बहुत तेज था। उन्होंने बताया कि दफ्तर में जो है 2 लोग फंसे हुए हैं। तब पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। आनन फानन में यहाँ पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग पहुँचे। तब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुँचते ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड की टीम बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे उठ रहे धुएं और आग पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं देवेंद्र नगर की पुलिस यहाँ पर बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकाल रही थी। 2 लोग जो घायल थे उन्हें पुलिस ने सबसे पहले रायपुर के मेकाहारा अस्पताल भेजा। उसके बाद लगातार यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। धुआं तेजी से उठ रहा था। लगभग आधे से 1 घंटे के बाद जो है धुएं और आग पर काबू पा लिया गया। जब बिल्डिंग के अंदर फायर ब्रिगेड की और पुलिस की टीम पहुंची तो बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे जहां पर ऑटोमेशन आर्ट का दफ्तर है, वहां पर डोर लॉक था और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने दरवाजे को तोड़ा और वहां से 2 जो बॉडीज़ थी उन्हें अस्पताल भेजा। जब अस्पताल भेजा तो डॉक्टर ने बताया कि वो दोनों मृत हो चुके हैं। तब तक यहाँ पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर जांच कर रही थी। फिलहाल इस बिल्डिंग को यहाँ पर सील कर दिया गया है। जब फोरेंसिक की टीम पहुँचेगी तो पता चल पाएगा कि आखिर घटना किन कारणों से हुई और पूरी जब जांच रिपोर्ट आएगी तब पता चल पाएगा कि आखिर घटना के क्या कारण थे, किस कारण से एसी में ब्लास्ट हुआ और घटना के अलग अलग तथ्यों की जानकारी लग पाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार रात को तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 16 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे को दिग्रस सीट से टिकट दिया गया है, जबकि अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत, बांद्रा पश्चिम से आसिफ जकारिया, तुलजापुर से कुलदीप पाटिल, कोल्हापुर नॉर्थ से राजेश लटकार, सांगली से पृथ्वीराज पाटिल को टिकट दिया गया है और कांग्रेस अब तक 87 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो कांग्रेस की ये तीसरी लिस्ट जिनमें तमाम नामों का जो है ऐलान कर दिया गया है। बांद्रा पश्चिम से आसिफ जकारिया को टिकट दिया गया है। इसी के साथ तुलजापुर से कुलदीप पाटिल को टिकट दिया गया है और अब तक 87 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया जा चुका है। कोल्हापुर नॉर्थ से राजेश लटकार को और सांगली से पृथ्वीराज पाटिल को टिकट दिया गया है। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत को अपना उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दबाव का सामना कर रही कांग्रेस को मुंबई में झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में अंधेरी पश्चिम से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद सचिन सावंत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया।
कांग्रेस की तीसरी सूची में नाम घोषित होने के बाद सचिन सावंत ने कहा कि वो अंधेरी पश्चिम से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने बांद्रा पूर्व में काम किया था और उन्हें यही उम्मीद थी कि पार्टी की तरफ से उन्हें बांद्रा पूर्व से ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंधेरी पश्चिम से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, मैंने विनम्रता से हमारे हाईकमांड से बात की है, चिन्नीतला जी से भी मैंने बात की है इसके बारे में। मैंने कहा था, मैंने मांगा था जहां मैंने काम किया था बांद्रा पूर्व में, वही मुझे सीट मिलने की मेरी आकांक्षा थी, लेकिन अंधेरी पूर्व में, अंधेरी पश्चिम में मैंने मांगा भी नहीं था। लेकिन पार्टी ने ये जो निर्णय लिया था, तो इसको मैं समझता हूँ कि मैं विनम्रतापूर्वक उनको मैंने विनती की है कि मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता, और उनके ऊपर पार्टी हाईकमांड के ऊपर ये निर्णय छोड़ा है। और निश्चित तौर पर वहाँ के जो लोग हैं उनमें से किसी को मिल जाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी नहीं। मैं पार्टी का एक बहुत ही निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ, और जहाँ मैंने काम किया था वही अगर मैं चुनाव लड़ूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसी मेरी धारणा है। और इसलिए मैंने विनम्रता से अभी हमारे प्रभारी रमेश चिन्नीतला जी हो या हमारे अन्य नेताओं से भी बात की है। और वहीं एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में नवाब मलिक ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे। नवाब मलिक ने ये भी कहा कि वो मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से 29 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले नवाब मलिक अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार अजीत गुट ने उनकी बेटी सना को वहां से टिकट दिया है। एनसीपी अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं। मलिक साहब, आप जो हैं, अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से अजीत दादा मिलने के लिए पहुंचे हुए थे आपसे, छगन भुजबल साहब मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। क्या कुछ बातचीत हुई, और आपने जो है चुनाव लड़ने को लेकर ये समझ में आ रहा है कि मानखुर्द शिवाजी नगर से आप ये कह रहे हैं कि नामांकन भरेंगे, पूरी सर बातचीत क्या हुई जरा बताएं। बातचीत हुई है, राजनीतिक है, कुछ चीजें हैं सब लोगों के सामने बोली नहीं जा सकती, लेकिन मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। हम यहाँ की जनता की मांग पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता की मांग है कि यहाँ पे गुंडागर्दी का बोलबाला है, नशे में पूरी नस्लें बर्बाद हो रही है। 4 महीने से पूरे इलाके के लोग मुझे आग्रह कर रहे थे, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे इस विधानसभा क्षेत्र से, और गुंडागर्दी और नशा मुक्त शिवाजी नगर मानखुर्द बनाने का काम करेंगे। देखिए मलिक साहब, आप दादा के साथ हैं, लेकिन शुरुआत से ही बीजेपी जो लगातार आपका विरोध करती रही है, आपके उम्मीदवारी को लेकर भी विरोध किया गया। उसके बाद देखा गया कि अणुशक्ति नगर जहां से आप मौजूदा विधायक हैं साहब, वहां सर आपकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ेंगे, सामने अबू आजमी है, कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, देखिए, चुनाव तो चुनौती होती है, लेकिन सारी चुनौतियों को मात देने की हमें महारत है। पहली बार 1996 में मैं उपचुनाव जीता था, और हर चुनाव को हम चुनौती समझ के लेते हैं और हर चुनौती का मुकाबला करके चुनाव जीतते हैं। क्या नवाब मलिक एनसीपी अजीत पवार गुट के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 29 तारीख को मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, कैसे लड़ रहा हूँ, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। इधर यूपी के पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक में गबन के आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद और ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। हंगामे की वजह से बैठक में अफरा तफरी मच गई। बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख सभ्यता वर्मा आग बबूला हो गई। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे के कामों की जांच की मांग कर डाली। इन्होंने स्मृति द्वार भी बनवाए हैं, जबकि ब्लॉक प्रमुख कोई भी स्मृति द्वार या गेट नहीं बना सकते हैं, ये नियम है। और इन्होंने जो बनाए उसमें ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का फोटो लगाया गया, ना ही देश के प्रधानमंत्री जी का, क्षेत्रीय विधायक का भी नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फोटो लगा करके स्मृति द्वार और गेट लगाए, जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता का जो विकास होना चाहिए था, जो पैसे हम 10 गाँव में लगाते नाली खरंजे में, वो एक गाँव में लगा दिया गया और उस पैसे का कोई यूज नहीं रहा, जो गलत तरीके से किया गया। बैठक हुई थी, उसमें पुष्टि भी होनी थी
और दूसरा हमारी क्षेत्र पंचायत बैठक थी, वो भी उसमें संपन्न होनी थी। तो उस पुष्टि के बाद ही मैंने बैठक का शुभारंभ करवाया। तो माननीय जी ने जो जांच की शिकायत की है, वो सिर्फ वही जो हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद ओम प्रकाश भाई का स्मृति द्वार बनाया है, वो उसी के विषय पे बोल रहे थे। और जो मैंने कार्य किए हैं वो धरातल पे दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे जो सदन में हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य और सभी सम्मानित हमारे ग्राम प्रधान उपस्थित रहे और सभी प्रस्ताव को पारित किया गया और सभी अधिकारियों की सहमति से और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों की सहमति से। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तेजस्वी यादव का जेडीयू और बीजेपी पर बड़ा हमला। आरएसएस के रंग में रंग चुकी है जेडीयू और बीजेपी। तेजस्वी यादव का यह कहना है बिहार में दंगा फैलाने की कोशिश, गिरिराज दंगा फैलाना चाहते हैं। बीजेपी मंदिर मस्जिद कर रही है और बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। लोगों को लड़वाने आते हैं गिरिराज सिंह। आरएसएस और आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई है। गिरिराज सिंह या उनके जैसे सोच के व्यक्ति जो नफरत फैलाएंगे, अगर अमन चैन को बिहार से छीनने का कोशिश अगर ये लोग करेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं आंखें खोल देने वाला खुलासा, ऑपरेशन झाग। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम यहां पर यमुना के कालिंदी घाट पर आई है और तस्वीरों में आप देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप ये देखिए काला, ये जहर है और हमारी माताएं इसमें डुबकी लगाएंगी। एक और तस्वीर आप देखिए, अब ये हालत है कि किस तरह से साफ साफ गंदगी आपको दिखाई दे रही है। सब पानी का मतलब टेस्ट करने के लिए। हाँ जी, आगे वो लैब बनाई है ना, वहाँ पर टेस्टिंग के लिए लेके जाना। इस पानी के कांटेक्ट में कोई आए तो बहुत सारी दिक्कत और बीमारियां होती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि दिल्ली की यमुना की सफाई के नाम पर 1670 करोड़ रुपए झाग में बह गए। 2017 से अब तक अकेले दिल्ली सरकार 6800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है, लेकिन यमुना नदी का पानी साफ होने की जगह और जहरीला होता जा रहा है। ये बातें सिर्फ हवाई नहीं है, इसका खुलासा आज एबीपी न्यूज पूरे दस्तावेज और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर करने जा रहा है। मामला यमुना नदी और दिल्ली वालों की जिंदगी से जुड़ा है, इसलिए सच सामने लाना जरूरी हो गया था। इसीलिए एबीपी न्यूज के संवाददाता शिवांक मिश्रा अपनी यूनिट के साथ यमुना नदी में जहरीले होते पानी का सच जानने ओखला के यमुना घाट पहुंचे तो संवाददाता दिव्यांकर तिवारी यूपी और हरियाणा से दिल्ली में आने वाले पानी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की हकीकत को समझने निकले थे। हमारी पड़ताल में क्या सामने आया हम आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। 24 अक्टूबर को यमुना नदी में डुबकी लगा दी, जिसके बाद वो बीमार पड़ गए। आरोप है कि डुबकी लगाते ही वीरेंद्र सचदेवा को एलर्जी और अन्य समस्याएं आने लगी। स्किन पर रैशेज, खुजली और सांस लेने में तकलीफ हुई। फिर वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद दवा दी। बीजेपी ने इस मामले को सोशल मीडिया पर शेयर किया और फिर सियासत गर्मा गई। वीरेंद्र सचदेवा एडमिट हैं और जो तकलीफें हैं वो लगातार उनकी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और शुरुआत में जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यही पता चला है कि डॉक्टरों ने कई सारे टेस्ट किए हैं। अब देखने वाली बात होगी जब इन टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2013 से अब तक कई बार दावा कर चुके हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वो दिल्ली की यमुना में स्नान करेंगे। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा।
इसी बयान को चुनौती देते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में स्नान किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। वीरेंद्र सचदेवा के बीमार पड़ने पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बहुत से लोग बीमार होते हैं, बीजेपी प्रदूषण के नाम पर नौटंकी कर रही है। वो झाग पैदा कर रहे हैं और हम झाग साफ कर रहे हैं यमुना से, और साफ करेंगे। वो रुकावट पैदा करते हैं, हम काम करते हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भाजपा के नेताओं की नौटंकी जारी है और हमारा काम जारी है। धूमधाम से छठ पूजा हम लोग मनाएंगे। तो गोपाल राय के बयान से कई सवाल उठते हैं। क्या यूपी से गंदा पानी यमुना में गिरता है? क्या बीजेपी वाले झाग पैदा करते हैं या सच कुछ और है? इन सवालों का जवाब ग्राउंड जीरो से दस्तावेजों के साथ आप देखिए। ये दिल्ली के ओखला का यमुना घाट है। चारों तरफ गाद ही गाद और झाग के नीचे है सरकार के दावों की हकीकत। मशहूर शायर गालिब की एक शायरी है कि जिंदगी भर बस एक ही गलती करता रहा, धूल चेहरे प्रति और आईना साफ करता रहा। अब उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लीजिए। यहाँ पर दिल्ली के यमुना घाट पर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर एक तस्वीर में तो आपको यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी दिख जाएंगे जो कि नाव में सवार होके इस फोम को हटाने के लिए लगातार केमिकल डाल रहे हैं। लेकिन अब एक और तस्वीर आप देखिए कि लगातार दूसरी तरफ से ओखला बैराज में यमुना में झागदार गंदगी प्रवेश कर रही है। 2017 से अब तक यमुना की सफाई पर सिर्फ दिल्ली सरकार 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। अभी भी सफाई के नाम पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। 2017 से अब तक यमुना कितनी साफ हुई है उसका ये काला पानी गवाही दे रहा है। छठ से पहले राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की क्या हालत है, ये तस्वीर दिखाने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम लगातार यहाँ पर पहुँची है। इस वक्त हम लोग ओखला स्थित यमुना घाट पे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी नदी यहाँ पर झाग से लबालब है। जो एबीपी न्यूज़ के पास आधिकारिक दस्तावेज हैं दिल्ली सरकार के, वो ये बता रहे हैं कि यमुना में गंदगी घटने के बजाय 7,000 करोड़ खर्च होने के बाद 2 गुना से ज़्यादा 3 गुना तक बढ़ चुकी है। अब तक तो आपने तस्वीरों की जुबानी यमुना के पानी की कहानी को देखा, लेकिन ये पानी कितना गंदा है उसकी रिपोर्ट भी देखिए। एबीपी न्यूज़ के पास दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की सितंबर 2024 की रिपोर्ट है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी वाटर लेबोरेटरी की अक्टूबर 2024 की भी रिपोर्ट है और इसी कमेटी की अक्टूबर 2019 वाली रिपोर्ट भी है जो यमुना की पानी की कहानी फेकल कोलिफॉर्म के जरिए बता रही है। जब अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जहां पर एबीपी न्यूज़ के संवाददाता पड़ताल करने पहुंचे थे, वहां की फेकल कोलिफॉर्म रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर 2019 में ओखला बैराज के पास कुल फेकल कोलिफॉर्म की मात्रा 7,900 थी, जो अक्टूबर 2024 में कई गुना बढ़कर 35 लाख से भी ज्यादा हो गई। तो ये आप देख लीजिए, ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट बोतल है प्लास्टिक की, लेकिन अब देखिए कि यमुना जी का जल भरने के बाद इसकी क्या हालत होती है। देखिए, ये देखिए, अब ये हालत है कि किस तरह से साफ साफ गंदगी आपको दिखाई दे रही है कि जो बोतल सफ़ेद ट्रांसपेरेंट थी वो अब ग्रे रंग की हो चुकी है। यमुना की गंदगी ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि फेसियल कोलिफॉर्म जैसी जो चीज़ें हैं वो भी यमुना में बढ़ रही है। आप ये रिपोर्ट देखिएगा, डीपीसीसी की रिपोर्ट है। अब यहाँ पर डीपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि ओखला बैराज पर जो फेसियल कोलिफॉर्म की दर है वो 35 लाख पार कर चुकी है, जबकि होनी कितनी चाहिए, 2500। अब आईटीओ ब्रिज के पास पानी की शुद्धता को समझिए। अक्टूबर 2019 में आईटीओ के पास पानी में कुल फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा करीब 12,000 थी, जो अक्टूबर 2024 में करीब 20 गुना बढ़कर 2,40,000 से भी ज्यादा हो गई है। यानी इतना जहरीला पानी हो गया है कि इसके संपर्क में आने भर से इंसान गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएगा। सब पानी का मतलब टेस्ट करने के लिए? हाँ जी, आगे वो लैब बनाई है ना, वहाँ पर टेस्टिंग के लिए लेके जाते। छठ के पहले पानी से झाग हटाने और मौजूदा केमिकल की जांच में दिल्ली सरकार जुटी है, लेकिन यमुना नदी के किनारे लैब बनाकर ये जांच क्यों हो रही है, ये भी समझिए।
यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरह से जल बोर्ड ने एक पूरी लेबोरेटरी सेटअप कर ली है, जो यमुना के पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए ये पूरी लेबोरेटरी यहाँ पर बनाई गई है। जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं वो एक समय समय पर यमुना से पानी इकट्ठा करके इस लेबोरेटरी में ये जांच रहे हैं कि जो केमिकल डाला जा रहा है वो कहीं पानी के ऊपर विशेष प्रभाव तो नहीं डाल रहा है। छठ मनाने वाले डरे हुए हैं कि इस पानी में महिलाएं कैसे नहाएंगी, जो डुबकी लगाएंगे उनका क्या हाल होगा। इस वक्त एबीपी की न्यूज़ की टीम यहाँ पर यमुना के कालिंदी घाट पर आई है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा पानी है, ये पानी से ज़्यादा पूरा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे झाग है और किसी स्नो में हम लोग मौजूद हैं, किसी ऐसी जगह पर हम लोग मौजूद हैं जहाँ पर पूरी तरह से बर्फबारी हो रही है। आप मीडिया के लोग हैं, आप ये देखिए काला, ये जहर है और हमारी माताएं इसमें डुबकी लगाएंगी और उसके श्वास नली में, उसके गला में जब ये जहर जाएगा, लेकिन फिर भी आस्था का वो चीज़ देख लीजिए कि जहर पीकर भी हमारी बहनें माताएं अपनी आस्था को ठेस नहीं पहुंचने देती है। लेकिन केजरीवाल जी, मैं आपके वर्तमान मुख्यमंत्री से, आतिशी जी, वो भी एक महिला हैं, एक बार आकर इसको देखिए और एक बार डुबकी लगा के पूरे देश को संदेश दीजिए जो आपने वादा किया था। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी वाटर लेबोरेटरी की अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट दिखाकर एबीपी न्यूज के संवाददाता ने इकोलॉजी एक्सपर्ट से बात की। उन्हें सुनिए और समझिए कि यमुना का पानी कितना खतरनाक हो चुका है। हम कई बार कल्पना कर कहते हैं तुलनात्मक दृष्टि से कि यमुना को नाला बना दिया, लेकिन यहाँ पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा ये बताती है कि यमुना को नाला नहीं बना दिया, बल्कि नाले से भी बदतर स्थिति में हम ले आए हैं। इसी रिपोर्ट को एबीपी न्यूज ने एक बड़े अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट को दिखाया और पूछा कि यमुना के पानी में 35 लाख फीकल कोलिफॉर्म होने का क्या मतलब है। देखिए, जहाँ पे ये इंडेक्स इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ पे बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले कोई वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो जैसे ही पानी का कांटेक्ट होगा सबसे पहले स्किन डिजीजेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट, स्किन डिजीज़ में बेसिक स्किन रैशेस जैसे कि एलर्जी हो गई, स्किन रिएक्शंस होते हैं बहुत सीवियर, ये बेसिक चीज़ है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि दिल्ली के लोगों को यमुना के पानी में जाने से बचना चाहिए। ये पानी न सिर्फ जहरीला है बल्कि हवा को भी दूषित कर रहा है। शायद यही वजह है कि दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष ने डुबकी लगाई तो वो बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मिठाई के मुजरिम की। दरअसल यूपी में दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ में केमिकल से मावा बनाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ ने 650 किलो केमिकल से बना खोया भी जब्त किया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि वो मिल्क पाउडर में सोडियम सल्फाइड पाउडर को मिलाकर नकली खोया तैयार करते थे। तो त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है और उससे पहले शहर शहर मिलावटखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। केमिकल से मावा बनाते 3 लोगों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। केमिकल से बना मावा भी जब्त किया गया है टीम की तरफ से। तस्वीरों में आप देखिए, 2 तस्वीर आपके सामने, जहां नकली मावे की बड़ी खेप जो है बरामद की गई है, नष्ट से किया गया है और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और लखनऊ की तस्वीर आपने देखी और इसी तरीके की कार्रवाई यूपी के गोरखपुर में भी हुई है। खाद्य विभाग की छापेमारी में नकली घी बनाने का पर्दाफाश हुआ है। पनीर खोया बनाने की फैक्ट्री में हानिकारक केमिकल से नकली घी बनाने का काम चल रहा था। टीम ने फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली वनस्पति घी बरामद किया। इसके अलावा कई खाली प्लास्टिक के ड्रम भी मिले हैं। खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। गोरखपुर में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पनीर खोया यहां पर नकली बनाया जाता था, साथ ही साथ नकली घी भी बरामद किया गया है। और इसी के साथ जो खाद्य विभाग की टीम है उसने फैक्ट्री को सील कर दिया है। 600 किलो नकली घी बरामद किया गया है। तो गोरखपुर में ये एक्शन खाद्य विभाग की टीम का देखने को मिला। 3 तस्वीरें आप देखिए, नकली घी की जो फैक्ट्री थी उसका भंडाफोड़ किया, जिसमें 600 किलो नकली घी बरामद किया है और इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद जो फैक्ट्री थी उसे सील कर दिया गया है। तो देखिए, जिस मिठाई के साथ हम और आप दीपावली की खुशियां बांटते हैं, क्या वो मिठाई अब जहर बनकर घर घर पहुंच रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश के कई शहरों से खाद्य विभाग और पुलिस की छापेमारी की खबर आई है।
इन छापेमारी में ऐसे कई फैक्ट्री और गोदामों का पर्दाफाश हुआ है जहां कई दिनों से मिलावटी मावा, पनीर से लेकर नकली मिठाई तक तैयार की जा रही थी। और यही नहीं, ऐसी जहरीली मिठाइयों को बाजार तक पहुंचाने के लिए पूरा सप्लाई चेन भी काम कर रहा था। लेकिन कैसे, कौन है वो लोग जो दीपावली में मिलावटी मिठाई का बाजार सजाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मिठाई के मुजरिम कौन हैं। दिवाली का सबसे बड़ा डर शहर शहर बिकने लगा जहर। मिलावट का खुल्लम खुल्ला खेल। साफ बताओ, इसमें पाउडर भी लगा हुआ है, देखो झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। धंधेबाजों के आगे सिस्टम फेल। न धंधे का तरीका बदला है, न जहर बेचने का फॉर्मूला। मिलावटखोरों के लिए आया है बड़ा मौका। मिठाई के नाम पर फिर वही धोखा। क्या करिए? कौन सा पाउडर? कहाँ है? अमूल का कट्टा दिखा दो। अमूल के पाउडर का कोई बैग नहीं है यहाँ पर। लड्डू, बर्फी, रसगुल्ले हों या फिर काजू कतले, दिवाली आते ही दुकानें इन मिठाइयों से सज जाती हैं। नई दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन पब्लिक की भारी डिमांड के बाद भी मिठाइयाँ कम नहीं पड़ती, क्योंकि मिलावटखोरों की फैक्ट्री में मिठाइयों का अनलिमिटेड इंतजाम है, जहां मिलावटी छेना, मावा से लेकर बेसन तक मिठाई के हर नकली सामान का गोदाम भरा पड़ा है। सिर्फ मिठाई नहीं, दिवाली पर खाने पीने के दूसरे सामानों पर भी मिलावट का ऐसा रंग चढ़ा है कि आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी। शुरुआत करते हैं पनीर से। खेत में पाइप से दूध बहता देख कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन बात हैरानी की नहीं है। हकीकत यह है कि दूध की सफेदी के पीछे काले धंधे का बड़ा कारोबार छुपा है, और ये धंधा पनीर का है। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं। यहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली पनीर बनाने वाला एक प्लांट का ही भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में इस प्लांट से 735 किलो मिलावटी पनीर और केमिकल वाले करीब 4000 लीटर दूध को बरामद किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लगभग 735 किलो नकली पनीर व 4000 लीटर से अधिक नकली दूध बरामद किया है, जिसको खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने नष्ट करा दिया है। पता चला है कि यहाँ कई महीनों से नकली पनीर का धंधा चल रहा था और इस पनीर की सप्लाई नोएडा और दिल्ली में की जाती थी। दिवाली के टाइम में यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है नकली दूध और पनीर का काम किया जाता है, जो आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में भेजा जाता है। छापेमारी में ये देखा गया है कि यहाँ पर जो दूध और पनीर जो बनाया जा रहा था वो प्राइमा फेसी नकली ही बनाया जा रहा था, जिसमें कई तरह के हमें केमिकल्स भी मिले हैं। पनीर में भी अलग तरह की दुर्गंध है और वो आम पनीर नहीं है जो हम लोग मार्केट में या जो हम देशी पनीर जो खाते हैं उससे काफ़ी भिन्न है। अब सवाल है कि ये नकली पनीर बनता कैसे था। मौके पर जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि इसमें बड़ा केमिकल लोचा है, क्योंकि ये पनीर जिस दूध से तैयार किया गया है वो दूध ही कई तरह के केमिकल से बना है, जिसमें सोया पाउडर, रिफाइंड ऑयल, व्हाइटनर, झाग वाले वॉशिंग फैब्रिक के अलावा कुछ और केमिकल मिलाए गए हैं। और इस जहरीले दूध से ही तैयार किया गया नकली पनीर, जो दिखता बिल्कुल असली है। पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, एक दो वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं। साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है। तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। इनको लैब भेजा जा रहा है जांच के लिए।
दिवाली पर मिलावटी धंधे में बम्पर तेजी रहती है और इसकी हिट लिस्ट में सबसे पहला नंबर मावे का है। मिलावटी मावा कैसे नकली मिठाइयों का मुखिया बन चुका है, अब ये देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं। यहाँ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने एक मशहूर मिठाई की दुकान के गोदाम पर छापेमारी की और जांच में जो कुछ नजर आया वो आप भी देखिए। जिस गोदाम में दिवाली की मिठाई तैयार की जा रही थी वो मिलावटी मावे से अटा पड़ा था। छापेमारी में यहाँ करीब 250 किलोग्राम मिलावटी मावा बरामद किया गया। राजस्थान सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना शुद्ध और मिलावट पर वार अभियान के तहत भीनमाल शहर में श्री गोपाल मिष्ठान भंडार से मावे के 2 सैंपल लिए गए हैं और दूषित जो मावा था 240 किलो मावा प्रथम दृष्टया उसको चखने पे और सूंघने पे थोड़ी बदबू आ रही थी और ख़राब मावा तो उसको हाथों हाथ मौके पे ही नष्ट करवाएगा। जिस मिलावटी मावे से बनी मिठाई हजारों लोगों तक पहले ही पहुंच चुकी थी, अब उसी मावे को मिट्टी में दफन किया जा रहा था। इसके लिए खासतौर पर क्रेन बुलाई गई। मिलावटी मावे की एक खेप ग्वालियर में भी पकड़ी गई। यहाँ छापेमारी में पुलिस को ऐसी कई भट्टियां मिली जहां मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा था, लेकिन बरामदगी सिर्फ 100 किलो मावे की हुई। मिलावटखोरों के गोदाम में जिस तरह का मावा तैयार होता है वो किसी को अस्पताल तक पहुंचा सकता है। इस मावे को बनाने के लिए सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल होता है। इसमें टेल्कम पाउडर, चूना, चौक, सफेद केमिकल्स तक मिलाया जाता है। मिलावटी मावे में शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, मैदा मिलाया जाता है। मावे का वजन बढ़ाने के लिए आलू और स्टार्च भी मिलाया जाता है। वो जो पाउडर है वो चौक का पाउडर भी हो सकता है, वो पाउडर्ड मिल्क भी हो सकता है। अगर वो पाउडर्ड मिल्क है, अगेन वो किस कंसिस्टेंसी कितनी क्वांटिटी में एडेड है तो वो मिठाई के टेक्सचर को चेंज कर देगा। बट अगर वो चौक पाउडर है तो वो हमारे लिवर को अफेक्ट करेगा, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी कि हमारे पेट की, हमारे आंतों को इम्पैक्ट करेगा, जो कि किसी भी तरह से हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। मावा अगर मिलावटी हो, मिठाई भी नकली ही बनेगी। यूपी के कन्नौज में खाद्य विभाग की टीम ने 29 क्विंटल नकली मिठाई जब्त की। इन मिठाइयों को शहर की दुकानों में भेजा जाना था। 600 ट्रे में मिठाई बना के रखा हुआ है जो अनुमानित 30 कुंटल के आसपास होगा। बनने के लिए इनपुट इनका रखा हुआ जैसे चिक्की मिल्क पाउडर है, रवा है और आपका स्टार्च है, रिफाइंड है। इसको हम नमूना लेके इसको भी सीज कर रहे हैं। मिलावटखोर बेखौफ हैं। त्योहारों में तो उन्हें पुलिस प्रशासन की परवाह नहीं होती। गोरखपुर में जब एक मिठाई गोदाम पर छापेमारी हुई तो सामने आई ये तस्वीर। खाद्य विभाग ने यहां से 25 क्विंटल ऐसी मिठाइयां बरामद की जो एक्सपायरी हो चुकी थी। इन मिठाइयों में बर्फी और मिल्क केक ही ज्यादा था। इन्हें दिवाली के मौके पर नए डिब्बों में भरा जाना था। मिठाई की निर्माण इकाई है, इस पर छापा मारा गया है। छापे में जो मिला है वो ये है कि बहुत सारी जो रिजेक्टेड मिठाइयाँ हैं एक्सपायर्ड, वो भी स्टोर हैं। इसके साथ साथ मैदे या अन्य चीज़ों से मिला के बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच की जा रही है। और गंदगी की मात्रा ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो वो पाया गया है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। और अब रसगुल्लों से भरे इन कनस्तरों को देखिए। ये रसगुल्ले असल में मिलावटी दूध और मावे के बाय प्रोडक्ट हैं। बागपत की एक दुकान पर जब छापेमारी हुई तो यहाँ करीब 2 क्विंटल नकली रसगुल्ले बरामद हुए। खाद्य विभाग ने बिना देरी किए इन रसगुल्लों को मिट्टी में दफन किया। साथ ही मिलावटी मावे की एक बड़ी खेप को भी फेंका गया। मौका मुआयना पे करीब 500 किलो दूषित मिठाई मिली, जिसको हमने हाथों हाथ सैंपल लेके नष्ट करवाया है। यहाँ पे कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के कोटपुतली बर्रोड से आई हैं। यहाँ खाद्य विभाग ने करीब 5 क्विंटल रसगुल्लों को गड्ढे के हवाले कर दिया।
खोया में जो अडल्ट्रेंट्स यूज़ करे जाते हैं, सबसे कॉमन हार्मफुल इफेक्ट किसी भी अडल्ट्रेंट का सीधा हमारे पेट पर होता है। और अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की, जहां एक मामले ने सबको हैरान कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला की हत्या के बाद शव को कानपुर के जिला अधिकारी के आवास के पास ऑफिसर्स परिसर में दफना दिया गया। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो खुलासा ये हुआ कि जिम ट्रेनर ने महिला की बेरहमी से हत्या की थी। 24 जून 2024 को महिला जिम करने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से गायब हो गई, जिसके बाद परिवार ने जिम ट्रेनर पर शक भी जताया था। 4 महीने बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और जिम ट्रेनर ने ही महिला की हत्या की थी। तो जून से महिला लापता थी। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर ने कारोबारी की पत्नी की हत्या की, जिसका खुलासा हुआ है। डीएम आवास के पास ऑफिसर्स अपार्टमेंट्स थे, वहीं पर जो शव था उसे दफना दिया गया। तो 4 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है और ये बात सामने आई है कि जिस जिम में महिला जिम करने जाया करती थी, वहीं के जिम ट्रेनर ने उसकी हत्या की और शव को दफना दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी और अब इस मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर का ये मामला महिला हत्याकांड का खुलासा हुआ है। आरोपी जिम ट्रेनर ने जो राज थे वो उगले हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 4 महीने पहले महिला की हत्या की गई थी। जो अपना वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कैसे हत्याकांड का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया, क्या कुछ इनपुट मिले थे, कैसे इसका खुलासा हुआ और वजह क्या बताई जा रही है, क्यों आखिरकार महिला की हत्या की गई जिम ट्रेनर की तरफ से? देखिए, ये बड़ा ही विचित्र और अचंभित कर देने वाला ये पूरा मामला है, क्योंकि जिस मामले को लेकर 4 महीने पहले पुलिस जांच कर रही थी, वो मामला पुलिस प्रेम प्रसंग या फिर ऐसे ही किसी नॉर्मल मामले को लेकर बात कर रही थी और इसकी तफ्तीश कर रही थी। क्योंकि पहले ये मुकदमा आज से 4 महीने पहले दर्ज किया था पुलिस ने और इसे गुमशुदगी का एक मामला मान रही थी, या फिर आरोप ये लगाए जा रहे थे कि ये महिला जिम ट्रेनर के साथ कहीं चली गई है। इसी की जांच पुलिस कर रही थी और पुलिस लगातार इस बात की तफ्तीश में थी कि कहीं ना कहीं जिम ट्रेनर को पकड़ लिया जाए, लेकिन जिम ट्रेनर पकड़ में नहीं आया। और आज जब इस जिम ट्रेनर पुलिस के हाथ लगा तो इसने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया कि सब हैरान हो गए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिले के मुखिया, अगर हम बात करें प्रशासनिक मुखिया की बात करें, तो जिलाधिकारी के आवास के महज 1 दीवार के अंतर पर ये ऑफिसर्स कैंपस बना हुआ है, वहां पर इसने महिला को गाड़ रखा था। ये बड़ा सवाल है, पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है। ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।